इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ठीक है, तो आज का सेशन है आपका इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। बेसिकली ऑटोमेशन मतलब क्या? ऑटोमेशन ये एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से आया है, ऑटो और मेशन। ऑटो मीन्स सेल्फ और मेशन मीन्स मोशन। तो सेल्फ मोशन, अब हम ये किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? फॉर द इंडस्ट्री पर्पज। तो ये इंडस्ट्रियल सेल्फ मोशन होगा। अब इंडस्ट्री में आपके वेरियस प्रोसेसेस होगी या फिर वेरियस मशीन होगी। उन सभी मशीन को आपको क्या करना है? बीइंग ह्यूमन से उसको क्या करना है? रिप्लेस करना है। मतलब ह्यूमन बीइंग जो काम करने वाला है उसको आपको रिप्लेस करना है, और जो आपकी मशीन है वो मशीन सेल्फ ऑपरेटेड होगी। उसी को कहा जाएगा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में आप देखोगे कि अलग अलग रोबोट्स भी यूज़ हो सकते हैं, अलग अलग कंप्यूटर्स भी यूज़ हो सकते हैं। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस क्या क्या होती है। बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो कि 3 कैटेगरी में आपको मिलेगी। तो फर्स्ट है आपकी सिक्वेंशियल प्रोसेस, सेकंड है आपकी बैच प्रोसेस, और थर्ड है आपकी कंटिन्यूस प्रोसेस। तो समझते एक एक को। तो फर्स्ट देखेंगे सिक्वेंशियल प्रोसेस क्या होती है। अब सिक्वेंशियल प्रोसेस का एक एग्जांपल बताया जाए तो एक कन्वेयर आप समझ सकते हो कि जहाँ पर आप बॉटल फिलिंग कर रहे हो। ठीक है, तो मतलब आपका एक इवेंट ऑकर होगा तभी उसके बाद दूसरा इवेंट ऑकर होगा। मतलब आपकी प्रोसेस क्या हो रही है? एक सिक्वेंशियल मैनर में काम कर। यहाँ पर देखिए आप, जब तक बॉटल नहीं फिल हो रही तब तक वो आगे नहीं जाएगी। मतलब जब तक एक इवेंट पूरा नहीं होगा तब तक वो सेकंड इवेंट के लिए आगे नहीं जा सकती। ये उसका एक सिक्वेंशियल प्रोसेस रहेगा। ठीक है, इवेंट बेस्ड प्रोसेस इसको कहा जाता है, इवेंट बेस्ड सिस्टम या फिर सिक्वेंशियल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर सिंपल है। देन सेकंड है आपकी बैच प्रोसेस। अब बैच प्रोसेस में जो आपकी सीक्वेंस है, बैच प्रोसेस इज ऑल्सो अ सिक्वेंशियल प्रोसेस, बस इसमें एक बैच फॉर्म में काम करेगा। मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द वन सीक्वेंस। सीक्वेंस एक ही होगी, एक ही सीक्वेंस रन करेगी, लेकिन उसका जो टाइम होगा अलग अलग होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो क्रूड ऑयल में पहले जो एक टैंक फिल होगा और वो पूरा के पूरा टैंक एम्प्टी होकर कहाँ पर जाएगा? डिस्टिलेशन प्रोसेस में जाएगा। तब तक सेकंड टैंक फिल होते रहेगा और यहाँ पर डिस्टिलेशन प्रोसेस पूरी होती रहेगी। ये डिस्टिलेशन प्रोसेस पूरी हो गई। अब ये डिस्टिलेशन प्रोसेस पूरी हो गई तो उसका जो आउटपुट है वो बाहर निकल जाएगा, और जो सेकंड बैच है जो टैंक में फिल हो गई है वो अगेन डिस्टिलेशन प्रोसेस में आ जाएगी। तो ये क्या हो रहा है? प्रोसेस आपकी सेम एक ही है, इवेंट बेस ही है, सिक्वेंशियल प्रोसेस ही है, लेकिन वो किस फॉर्म में हो रही है? बैच फॉर्म में हो रही है। ठीक है ना, बैच फॉर्म में एक तो आपका टैंक फिल हो रहा है अलग से, मतलब उसका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम है, और ये जो डिस्टिलेशन प्रोसेस हो रही है उसका भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम है। तो ये जब टाइम पूरा होगा मतलब आपकी प्रोसेस पूरी होगी। तो बैच टाइम में आपका क्या होगा? एक टाइम पीरियड आपको डिफाइन करना है, और उस टाइम पीरियड के लिए आपकी सीक्वेंस ऑकर्ड होगी। ठीक है, अगर दूसरा एक एग्जांपल बताया जाए तो आप समझ सकते हैं कि वाइन बनती है। अब कुछ वाइन एक दिन में बनती है, कुछ वाइन एक महीने में बनती है, कुछ वाइन 1 साल में बनती है, और कुछ वाइन 20 साल में भी बनती है। तो ये जो टाइम पीरियड दिया गया है 1 साल का, 1 दिन का, तो ये क्या है? आपका टाइम स्पैन है, ये बैच का टाइम है। ठीक है, जो वाइन बन रही है उसकी जो प्रोसेस है, प्रोसेस सबके लिए सेम ही है, प्रोसेस सबके लिए सेम ही है, लेकिन उसका जो बैच टाइम है वो अलग अलग है, और उस अलग अलग बैच टाइम की वजह से उसका प्रोडक्ट क्वालिटी भी अलग अलग होती है। ठीक है, ये है आपकी बैच प्रोसेस। तो लास्ट है आपकी कंटिन्यूस प्रोसेस। अब कंटिन्यूस प्रोसेस में एक तो कंटिन्यूस मॉनिटर एंड कंटिन्यूस कंट्रोल, मतलब आपके दोनों भी सिग्नल क्या होगी? एनालॉग होगी। आप क्या कर रहे हो? कंटिन्यूस क्या कर रहे हो? एक टैंक को यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हो उसके लेवल, और उसके अगेंस्ट उसको कंट्रोल कर रहे हो, जितना उसका रिक्वायर्ड सेट पॉइंट है उसके हिसाब से आपको उसको कंट्रोल करना है। तो ये आपकी क्या हो रही है? कंटिन्यूस मॉनिटर हो रहा है, कंटिन्यूस कंट्रोल हो रहा है। ना इसमें कोई सीक्वेंस है, ना इसमें कोई बैच है, ना कोई बैच टाइम है। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा कंटिन्यूस प्रोसेस। यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया आपकी प्रोसेस, और डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस एंड द कंट्रोल स्ट्रैटेजी। आप जो कंट्रोल स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो और जो आपकी प्रोसेस है उसके अगेंस्ट आप क्या करोगे? कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट सेलेक्ट करोगे। ये डिजाइनिंग का पार्ट है कि जब आप
कोई नई सिस्टम बना रहे हो तो पहले आपको सिस्टम पता होनी चाहिए, आपकी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए कि आपकी प्रोसेस किस तरह से हो रही है और उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, उसकी कंट्रोल स्ट्रैटेजी क्या है। उसके हिसाब से आप क्या करोगे, उसके कंपोनेंट सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो जो आप कंपोनेंट सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें सबसे पहला कौन सा कंपोनेंट होगा आपका, कंट्रोलर। कि आपको कौन सा कंट्रोलर यूज़ करना है, डिपेंड्स ऑन कंट्रोल स्ट्रैटेजी और जो आपकी प्रोसेस है उसके हिसाब से आपको कंट्रोलर सेलेक्ट करना है। मान लीजिए कि अगर आपकी प्रोसेस बहुत छोटी है, उसमें 10-12 इनपुट है, 10-12 आउटपुट है, तो उसके लिए आप सिंपल सा एक छोटा पीएलसी ले सकते हो। उसके लिए आपको डीसीएस लेने की ज़रूरत नहीं है या फिर पीसी बेस्ड सिस्टम लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्रोग्राम आपको रिपीटेडली यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना, एक ही प्रोग्राम आप बना रहे हो, उसमें आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप माइक्रो कंट्रोलर भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको उसके लिए पीएलसी लेने की ज़रूरत नहीं। ये आपकी कॉस्टिंग के ऊपर इफेक्ट करेगा, इसलिए यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ कंट्रोलर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आएगा आपका फील्ड डिवाइसेस। अब ये फील्ड डिवाइसेस क्या क्या होंगे, जो आपकी सिस्टम आप ऑटो में रन कर रहे हो, तो ऑटो में रन करने के लिए आपको कुछ फीडबैक भी चाहिए और उसके अगेंस्ट आपका आउटपुट एलिमेंट भी चाहिए जो कि एक्चुएटर होंगे, आउटपुट के एक्चुएटर होंगे। तो ये भी आपको सेलेक्ट करना है। जो भी आपके इनपुट डिवाइसेस है और जो भी आपके आउटपुट डिवाइसेस है जो रिक्वायर्ड है वो भी आपको सिलेक्शन करता आना चाहिए। ठीक है, तो ये आएगा आपका कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स में। तो ये कंपोनेंट्स है आपके डिस्क्रीट इनपुट और डिस्क्रीट आउटपुट, ये भी होगा आपका। ठीक है, या फिर आपका एनालॉग इनपुट भी हो सकता है और एनालॉग आउटपुट भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए एनालॉग इनपुट मतलब आपका सेंसर भी हो सकता है, ट्रांसमीटर भी हो सकता है, या फिर कोई सेंसर्स, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी हो सकते हैं, स्विचेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके क्या है, इनपुट डिवाइसेस। और आपके आउटपुट डिवाइसेस क्या हो सकते हैं, वॉल्स हो सकते हैं, मोटर हो सकते हैं, कॉइल्स हो सकते हैं। ठीक है ना, रिले हो सकते हैं, कॉइल्स मतलब रिलेज। ठीक है, लैम्प भी हो सकता है। ठीक है, कॉन्टैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वो भी रिले में, ये भी कॉइल में ही आएगा। ठीक है, तो ये आपकी फील्ड डिवाइसेस है, इस हिसाब से आप फील्ड डिवाइसेस सिलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद आएगा आपको मॉनिटरिंग। अब जो भी आप सिस्टम बना रहे हो वो कहीं पर तो मॉनिटर होगी, अब बार बार प्रोसेस में जाके चेक नहीं कर सकते, तो आपको एक सेंट्रलाइज प्रोसेस पे मॉनिटर कर सकते हो या फिर आप मशीन के ऊपर एक स्क्रीन लगा सकते हो जिसको हम HMI कहते हैं, HMI भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सेंट्रलाइज पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो आप स्काडा भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको चाहिए कि डिजिटल स्क्रीन्स वगैरह चाहिए, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए जहाँ पर बस आपको एक पैरामीटर देखना है, तो आप उस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसको डिजिटल स्क्रीन्स कहा जाता है। तो आप एक डिजिटल स्क्रीन के ऊपर एक पैरामीटर देख सकते हो, आप 4-5 पैरामीटर भी देख सकते हो। जैसे कि जंबो स्क्रीन होती है, जंबो स्क्रीन के ऊपर आपकी 4-5 पैरामीटर आप एक साथ दे सकते हो। ठीक है, ये बॉयलर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी मॉनिटरिंग सिस्टम में आ जाएगा। क्लियर है। देन लास्ट में आता है आपका कम्युनिकेशन। अब ये जो कम्युनिकेशन है ये बिटवीन डिवाइसेस होता है, मतलब आपका PLC टू PLC हो सकता है, या फिर PLC टू DCS हो सकता है, या फिर DCS टू DCS भी हो सकता है, या फिर आपका PLC टू रिमोट स्टेशन हो सकता है, या फिर DCS टू रिमोट स्टेशन हो सकता है। अभी रिमोट स्टेशन क्या है, रिमोट स्टेशन मतलब क्या कि एक से डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है। डिसेंट्रलाइज प्रोसेस में एक आपका मेन कंट्रोलर है जो कंट्रोल रूम में होगा, और जो आपके अलग अलग रिमोट स्टेशन हैं वो अलग अलग फील्ड में लगी होगी, और वहाँ से आपका डाटा ट्रांसमिट होगा बाय फील्ड बस। अभी फील्ड बस भी अलग अलग हो सकती है, तो फील्ड बस में सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया जाता है प्रोफिबस DP का। प्रोफिबस DP मतलब डिसेंट्रलाइज पेरिफेरल्स। ठीक है, तो ये रिमोट स्टेशन कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आप रिमोट के साथ आपका मेन कंट्रोलर कम्युनिकेशन कर रहे हो, वहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, रिमोट स्टेशन, और उसके लिए आपको कम्युनिकेशन मीडियम होगा आपका प्रोफिबस DP एज अ फील्ड बस। ठीक है, अगर आपको PLC टू PLC या फिर DCS टू DCS या फिर DCS टू PLC कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए भी अलग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, उसको कहा जाता है प्रोफिबस PA। प्रोफिबस PA मतलब प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, तो वो किसके लिए यूज़ होगा, फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंट्रोलर टू कंट्रोलर, कम्युनिकेशन बिटवीन कंट्रोलर टू कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये आपके कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं उसके अगेंस्ट आपको अलग सा लेक्चर बना के दे दूँगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं कंट्रोलर्स, कि आप कंट्रोलर किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलएम ब्रैडली के प्रोडक्ट्स। एलएम ब्रैडली में माइक्रोलॉजिक्स है और SLC 500 है, कॉम्पैक्ट लॉजिक्स है और कंट्रोल लॉजिक्स है। PLC 5 ये अभी ऑब्सोल्यूट हो चुका है, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तीन कैटेगरी में, लो एंड, मिडल एंड एंड हाई एंड। ये 3 कैटेगरी के PLC आपको मिलेंगे। ये डिपेंड करता है कि उसके नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने हैं। तो अगर आप देखोगे कि माइक्रोलॉजिक्स इसका एक लो एंड PLC है, जिसको आप बस एज ए PLC की तरह यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आपके नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स आपके कम होंगे, वहीं पर आप कंट्रोल लॉजिक्स यूज़ कर सकते हो। ये मान लीजिए कि अगर आपके 60 मैक्सिमम आपके 64 इनपुट से 64 आउटपुट्स हैं, तब आप माइक्रोलॉजिक्स यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको उससे भी ज़्यादा इनपुट आउटपुट की सिस्टम यूज़ करनी है, तो वो आपकी मिड रेंज में चली जाएगी, तो उसके लिए आप SLC 500 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर उससे भी हायर एंड पे जाना है आपको, जहाँ पर आपके इनपुट्स, एनालॉग इनपुट्स, डिस्क्रीट इनपुट्स ये आपके हज़ारों में होंगे, तब आप कंट्रोल लॉजिक्स या फिर कॉम्पैक्ट लॉजिक्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपके हाई एंड PLC होंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सिस्टम कैसी है, आपकी प्रोसेस कैसी है और आपकी कंट्रोल स्ट्रैटेजी कैसी है, उसके हिसाब से आप PLC और DCS के लिए आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका PLC सीमेंस के लिए। तो सीमेंस में जो 1200 है, ये 7-1200 और लोगो जो है, ये क्या है आपके लो एंड PLCs है। ठीक है, लो एंड PLCs है। और जहाँ पर आपका ये 300 और 1500 ये आपकी मिड रेंज PLCs है। ठीक है, और जो S500U है, ये अभी ऑब्सोल्यूट हो चुका है, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये S7-400 एज ए DCS आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपका हाई एंड PLC है। और S7 सेफ्टी PLC जो है, देखिए जो भी आपका PLC है, अगर कोई उसका कार्ड अगर फेल हो जाता है, या फिर उसकी मेमोरी करप्ट हो जाती है, या फिर उसका कोई रिमोट सेशन फेल हो जाता है, तो आपकी PLC फॉल्ट मोड में चली जाएगी। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर एक सेफ्टी PLC, अगर आपकी सिस्टम कभी फेल नहीं होनी चाहिए, तो उस टाइम आप कौन सी यूज़ कर सकते हो, आप सेफ्टी PLC यूज़ कर सकते हो, जो कि बाकी सिचुएशन में कभी फॉल्ट में नहीं जाएगी। ठीक है, तो उसी जगह पर आप क्या करोगे, सेफ्टी PLC यूज़ करोगे। बाकी आप नॉर्मल सिस्टम भी यूज़ कर सकते हो। तो हाई एंड मतलब जहाँ पर आपके, देखिए ये सब PLCs है, 400 भी आपका PLC है, लेकिन आप उसको यूज़ कर सकते हो एज ए DCS, क्योंकि इनपुट आउटपुट कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसको इसीलिए आप उसको DCS भी कह सकते हो। नेक्स्ट है आपका ABB DCS और ABB PLC। तो AC 500 ये आपका PLC है, ये आपका मिड रेंज और मिडल रेंज PLC है। तो आप इसको मिड रेंज या मिडल रेंज PLC की तरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो आपकी प्रोसेस होगी प्रोसेस में। लेकिन अगर आपको PLC एज DCS यूज़ करना है ABB का, तो आप AC 800 DCS यूज़ कर सकते हो। ये एक PLC है, लेकिन आप इसको एज DCS यूज़ कर सकते हो, किसकी इनपुट आउटपुट कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह से कैसे आप कंट्रोलर सेलेक्ट कर सकते हो। जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपका PLC के ऊपर होगा, और हम स्टार्ट करने वाले हैं एलएम ब्रैडली PLC से, जो कि एक बेसिक PLC अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल है। तो उसी से हम स्टार्ट करेंगे। अगर हमारा लेक्चर के साथ आपको बने रहना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, आज के लिए बस यही रुकते हैं। थैंक यू। अगर किसी को कोई डाउट है, या फिर अगर किसी को कोई सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसको लिंक दे दूँगा। और कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो हम कमेंट में उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।